गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जिनका आज एग्जाम है आप सभी को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट। तो आप सभी एग्जाम से पहले इस क्लास को जरूर देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो ये हमारी ट्रिपल सी रिवीजन क्लास है जो कि डेली सुबह 7 बजे चलती है। जिनका भी आने वाले दिनों में एग्जाम है आप सब सुबह 7 बजे इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन। जिनका भी एग्जाम अगस्त के बाद किसी भी मंथ में है आप सभी हमारे ज्ञान एक्सपी मोबाइल ऐप से ट्रिपल सी के कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। इवन अगर आप घर बैठे ओ लेवल की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे ज्ञान एक्सपी मोबाइल ऐप के माध्यम से ओ लेवल की कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। इस बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पे। यदि आप 2 बार पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं तो हमें 2 बार अकाउंट नंबर सेव करना होगा। यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया, सेव करना होगा। तो क्या सही स्टेटमेंट है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। फॉल्स, ये गलत स्टेटमेंट है। एक बार बेनिफिशियरी ऐड करने के बाद आप मल्टीपल टाइम्स पैसे भेज सकते हैं, बार बार उसका अकाउंट नंबर सेव करने की आवश्यकता नहीं होती है। एक्सेस टाइम क्या है? एक्सेस टाइम, ये क्वेश्चन मेमोरी से रिलेटेड है। मेमोरी में जब भी कोई डेटा की रिक्वायरमेंट होती है तो प्रोसेसर क्या करता है, वो रैम को डिमांड करता है। रैम में अगर वो डेटा नहीं है तो हार्ड डिस्क से रैम पे कॉपी किया जाता है, देन प्रोसेसर वहाँ से रीड करता है। तो ये एक्सेस टाइम क्या है? एक्सेस टाइम मीन्स उस डेटा तक पहुँचने में लगने वाला समय, उस डेटा को खोजने में लगने वाला समय, प्लस उस डेटा को डेस्टिनेशन तक भेजने में लगने वाले समय को हम क्या बोलते हैं? एक्सेस टाइम। अगर हम राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। सीक टाइम प्लस लेटेंसी टाइम को हम बोलते हैं एक्सेस टाइम, मींस ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूपीआई के माध्यम से पैसे भेजना क्या कहलाता है? यूपीआई मींस यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2016 में। किसके द्वारा ये मैनेज किया जाता है? एनपीसीआई के द्वारा मैनेज किया जाता है। इस तरह के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो यूपीआई के द्वारा माध्यम से पैसे भेजना क्या कहलाता है? ऑप्शन डी पुश, और प्राप्त करना क्या कहलाता है? पुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्यूआर कोड की आप प्रकृति क्या है? मींस क्यूआर कोड किस तरह का होता है? सर्कुलर, स्क्वायर, हेक्सागोनल या फिर रेक्टेंगल? तो क्यूआर कोड स्क्वायर में होता है कुछ इस तरह से। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्यूआर कोड स्क्वायर होता है। और एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है, क्यूआर कोड को किसने विकसित किया? तो डेंसोवेव कंपनी ने क्यूआर कोड को डेवलप किया था। यूपीआई की स्थापना एनपीसीआई के द्वारा की गई, कब की गई ये भी पता होना चाहिए। प्लस किसके द्वारा की गई? एनपीसीआई के द्वारा की गई, बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ट्रू। और इसको कब लॉन्च किया गया था या कब जारी किया गया था, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, पूछा जा सकता है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। तो जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इसकी स्थापना कब की गई? तो आप चाहें तो इसका पूरा पूरा डेट याद कर सकते हैं। 11 अप्रैल 2016 को इसकी स्थापना हुई थी या फिर यूपीआई की शुरुआत हुई थी। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, टू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के कितने बैंक स्विफ्ट के अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार नेटवर्क में शामिल हैं? स्विफ्ट नेटवर्क का इस्तेमाल कब किया जाता है? जब एक कंट्री से दूसरे कंट्री में पैसे भेजने हो किसी दूसरे बैंक में, तब स्विफ्ट का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे इंडिया में जितने भी पेमेंट मेथड हैं, जैसे यूपीआई है या फिर नेफ्ट है, आरटीजीएस है, आईएमपीएस है, एईपीएस है, ये सभी क्या है? या यूएसएसडी, ये भी क्या है? पेमेंट मेथड होता है। तो इनको सिर्फ इंडिया के किसी भी बैंक में पैसे भेजने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बट अगर आप इंडिया से बाहर किसी दूसरी कंट्री में पैसे भेजना चाहते हैं तो स्विफ्ट नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाता है। तो इंडिया में कितने ऐसे बैंक हैं जो स्विफ्ट नेटवर्क से जुड़े हुए हैं? इस टाइप का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकता है। ऑप्शन बी 46 ऐसे बैंक्स हैं जो कि स्विफ्ट नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। रुपे डेबिट कार्ड के समान है। रुपे डेबिट कार्ड किसके समान है? बैंक उपहार कार्ड, सुविधा कार्ड या फिर सुटेबल गिफ्ट कार्ड, या इनमें से कोई नहीं? तो रुपे डेबिट कार्ड इनमें से किसी भी टाइप में नहीं आता है, मींस ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एम बैंकिंग का मतलब है? एम बैंकिंग मींस मोबाइल बैंकिंग। तो ऑप्शंस में देखिए, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। एम बैंकिंग मतलब मोबाइल बैंकिंग। यदि नेफ्ट लेन देन विफल रहता है तो गंतव्य बैंक को मूल शाखा में निधि वापस करने की समय सीमा क्या है?
इस क्वेश्चन को पहले समझिए। मान लीजिए आप कस्टमर है पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक के, और आप किसी एसबीआई के अकाउंट होल्डर में पैसे भेजना चाहते हैं, तो क्या करेगा, पीएनबी एसबीआई के पास भेजता है और एसबीआई अपने कस्टमर के अकाउंट में पैसे डाल देता है। इन केस किसी वजह से ये ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है, तो एसबीआई वापस पीएनबी में पैसे कितने दिनों में, कितने हावर्स में वापस करेगा, इसकी समय सीमा आरबीआई के द्वारा निर्धारित की गई है। ये समय सीमा क्या होती है, ये विदिन 2 आवर्स एसबीआई को पीएनबी के पास ये पैसे भेजने होते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 2 आवर्स। ऑनलाइन बैंकिंग के लिए कौन सा आवश्यक नहीं है, इनमें से कौन सा आवश्यक नहीं है, जल्दी से बताइए। बैंक इंटरफेस, लेन देन का पासवर्ड मींस ट्रांजैक्शन पासवर्ड, कस्टमर आईडी या फिर एटीएम पासवर्ड। तो ऑप्शन डी राइट आंसर, इसकी आवश्यकता नहीं होती है। बैंक इंटरफेस होना चाहिए जहां पे हम अपना यूज़र आईडी पासवर्ड इनपुट करते हैं, प्लस अगर हम बात करें तो ट्रांजैक्शन पासवर्ड या लॉगिन पासवर्ड की भी रिक्वायरमेंट होती है, प्लस तीसरा कस्टमर आईडी की, जबकि एटीएम पासवर्ड की रिक्वायरमेंट इंटरनेट बैंकिंग में नहीं होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी एटीएम पासवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन ई बैंकिंग से संबंधित नहीं, इनमें से कौन सा ई बैंकिंग मींस इंटरनेट बैंकिंग से संबंधित नहीं है। डिमांड ड्राफ्ट, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा डिमांड ड्राफ्ट, ये इंटरनेट बैंकिंग से संबंधित नहीं है। कौन सी ऑनलाइन भुगतान सेवा काफ़ी सुरक्षित है, ये क्वेश्चन भी सेम टू सेम आपके ट्रिपल्स एग्जाम में, प्रीवियस एग्जाम में आ चुका है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इवन मल्टीपल टाइम ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, ई बिल मी और बिल मी लेटर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन ई वैलेट का सब मॉड्यूल नहीं है। ट्रांजैक्शन मैनेजर, कम्युनिकेशन मैनेजर, डिजिटल कैश या फिर प्रोफाइल मैनेजर। निम्नलिखित में कौन ई वैलेट का सब मॉड्यूल नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब मॉड्यूल ऑफ ई वैलेट। ऑप्शन सी राइट आंसर है डिजिटल कैश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ई बिजनेस ग्रोथ की एक बड़ी समस्या क्या है। ई बिजनेस ग्रोथ की एक बड़ी समस्या क्या है, लैक ऑफ प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, लैक ऑफ सेलर्स, लैक ऑफ मार्केट या फिर नन ऑफ अबव। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी सेम टू सेम इन्हीं ऑप्शंस के साथ हाल ही में ट्रिपल्स एग्जाम में आ चुका है। लैक ऑफ प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नीट परिस्थितियों और समय की लंबाई निर्धारित करती है कि एक खाता सिस्टम से बाहर बंद हो जाएगा। शायद आप में से बहुत से लोगों को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा किससे रिलेटेड है, और ये क्वेश्चन भी सेम टू सेम इसी तरह से ट्रिपल्स एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो अकाउंट लॉक पॉलिसी होती है, जैसे कि आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, और कुछ टाइम तक आप अपने सिस्टम को फ्री छोड़ देते हैं, आप उसका यूज नहीं करते, इवन उसका कीबोर्ड माउस आप टच नहीं करते हैं, तो कुछ टाइम बाद आपका सिस्टम क्या हो जाता है, लॉक हो जाता है। फिर दोबारा से यूज करने के लिए आपको लॉगिन करना पड़ता है, मीन्स उसका पासवर्ड आपको डालना पड़ेगा, तभी आप उस सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये किस में आता है, अकाउंट लॉकआउट पॉलिसी के अंतर्गत आता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, खाता लॉकआउट नीति अकाउंट लॉकआउट पॉलिसी के अंतर्गत आता है। पॉस आर्किटेक्चर के लिए किस प्रकार के परीक्षण को लेवल 1 परीक्षण माना जाता है। मैंने इस तरह के रिवीजन क्लासेस में क्वेश्चन भी डिस्कस किए थे, तो आप सभी प्रीवियस ऑनलाइन टेस्ट के वीडियोस देखते रहिए। और जिन लोगों ने अभी तक बिल्कुल भी स्टडी नहीं किया है, कुछ भी नहीं पढ़ा है, अगर आपका एक आध दिन में एग्जाम है, तो प्लीज़ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है ट्रिपल सी मास्टर क्लास नाम से, जिसमें 1000 क्वेश्चंस का हमने वीडियो पब्लिश किया। इवन बहुत से बच्चों ने सिर्फ इसी वीडियो के माध्यम से अपना एग्जाम क्वालिफाई किया है। तो आप इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ इस वीडियो को अच्छे से देखिए। हर तरह के क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं इसमें, पूरे ओवरऑल सिलेबस से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, जिस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप में से जिनका भी रिवीजन करने का मन है या रिवीजन करने का आपको टाइम है, तो आप लोग भी इस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, परफॉर्मेंस टेस्टिंग। इसमें पूछा गया पॉस आर्किटेक्चर के लिए किस प्रकार के परीक्षण को लेवल 1 परीक्षण माना जाता है। पॉस के बारे में कल प्रीवियस एग्जाम में मींस कल के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था।
पॉस आर्किटेक्चर में मुख्यतः कौन कौन से घटक होते हैं, कितने घटक होते हैं? तो 3 कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं कंपोनेंट? क्लास में मैंने बताया था, पेपर सॉल्यूशन की क्लास हमारी शाम को 8 बजे होती है, तो आप सभी इस क्लास को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। तो 3 अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है पॉस मॉड्यूल, या फिर अगर आप कह सकते हैं पॉस डिवाइस। दूसरा होता है स्टोर सर्वर और इंटरप्राइज सर्वर, या पॉस टर्मिनल भी कह सकते हैं। पॉस टर्मिनल पहला कंपोनेंट होता है, दूसरा होता है स्टोर सर्वर और तीसरा होता है इंटरप्राइज सर्वर। इन तीनों की टेस्टिंग होती है और अलग अलग लेवल पे टेस्टिंग होती है। अगर हम इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रदर्शन मीन्स परफॉर्मेंस टेस्टिंग किस में होती है? लेवल 1 में, मीन्स इसका जो पॉस टर्मिनल होता है उसमें परफॉर्मेंस टेस्टिंग की जाती है। जबकि डिजास्टर रिकवरी टेस्टिंग या सिक्योरिटी टेस्टिंग या इंटरफेस टेस्टिंग किस में होती है? ये लेवल 2 और लेवल 3 दोनों में की जाती है। मीन्स इंटरप्राइज सर्वर और स्टोर सर्वर इन दोनों में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है ई कॉमर्स और ई बिजनेस के बीच सबसे यथार्थवादी संबंध कौन सा है? यहाँ पे 2 शब्द इस्तेमाल किए गए, ई कॉमर्स और ई बिजनेस के बीच सबसे यथार्थवादी संबंध कौन सा है? तो ई कॉमर्स इज अ सबसेट ऑफ ई बिजनेस। क्या हो जाएगा? ई कॉमर्स इज अ सबसेट ऑफ ई बिजनेस। ऑप्शंस में देखिए यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ई कॉमर्स इज अ सबसेट ऑफ ई बिजनेस, मीन्स ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यूएसएसडी द्वारा शुरू किया गया यूएसएसडी मोबाइल बैंकिंग सुविधा किस बैंक के द्वारा जारी की गई? इस क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछा जा सकता है। यूएसएसडी का फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा, और इसका कोड कौन सा होता है मोबाइल बैंकिंग के लिए? *99# इस कोड का इस्तेमाल करते हैं। तो कई बार एग्जाम में कोड भी पूछा जा चुका है। तो इसकी शुरुआत किस बैंक के द्वारा की गई थी? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में क्रेडिट कार्ड शुरू करने वाला पहला बैंक कौन सा है? भारत में क्रेडिट कार्ड शुरू करने वाला पहला बैंक कौन सा है? बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक या फिर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया? जी हाँ, बिल्कुल सही, ऑप्शन डी राइट आंसर है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने सबसे पहले इंडिया में क्रेडिट कार्ड की शुरुआत की। आधार नंबर के साथ किस बैंक ने पहला रुपे एटीएम और माइक्रो एटीएम कार्ड लॉन्च किया? आधार नंबर के साथ किस बैंक ने पहला रुपे एटीएम और माइक्रो एटीएम कार्ड लॉन्च किया? बैंक ऑफ इंडिया, मीन्स ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी ऐसे मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जाम में आते हैं और बार बार रिपीट होते हैं। डेबिट कार्ड क्या है? डेबिट कार्ड क्या है? डेबिट कार्ड को हम एटीएम कार्ड के नाम से भी जानते हैं। यह एक कार्ड है जिसका उपयोग नकदी निकालने के लिए किया जा सकता है या फिर ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए किया जा सकता है या स्वाइप मशीन पे पेमेंट करने के लिए किया जा सकता है। तो इनमें अगर हम ऑप्शंस देखें तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। यह कार्ड है जिसका उपयोग नकदी निकालने के लिए किया जा सकता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। किस तारीख से सभी बैंकों ने लेन देन के लिए अपनी एटीएम लागतों को साझा करना शुरू किया? ये क्वेश्चन भी पॉपुलर है, इससे पहले भी एग्जाम में आ चुका है। तो 1 अप्रैल 2009, कब से? 1 अप्रैल 2009 से सभी बैंकों ने एटीएम की जो लागत होती है इसको साझा करना शुरू किया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कई बार यहाँ पे ईयर भी दिया रहता है, यहाँ पे पूरा डेट नहीं होगा, सिर्फ ईयर दिया रहता है। जैसे 2017, 2009, 2010, 2011 इस तरीके से ऑप्शंस रहते हैं, तो आपको याद रखना है 2009। और अगर आप पूरी डेट याद कर सकते हैं 1 अप्रैल 2009 तो सबसे बेस्ट है। रुपया शब्द किससे लिया गया या रुपया शब्द किस भाषा से लिया गया? इस तरह से भी इस क्वेश्चन को पूछा गया। देखिए क्वेश्चन सेम होते हैं, उनको पूछने का तरीका बदल दिया जाता है और इसी वजह से मैं बार बार बोलता हूं, अगर आपको एक बार एग्जाम में क्वालिफाई करना है एक बार में, तो आपको सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए। क्योंकि अगर आप सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चंस देखेंगे तो क्वेश्चंस को अगर उनकी दूसरी भाषा में पूछा जाएगा या ऑप्शंस बदल दिए जाएंगे तो आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। और यही रीज़न होता है जो लोग सिर्फ एमसीक्यू से तैयारी करते हैं उनको मल्टीपल टाइम्स टफल से एग्ज़ाम देना होता है, फिर उनको लगता है कि टफल से एग्ज़ाम बहुत टफ है, बट ऐसा नहीं है। आप सही तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से स्टडी करेंगे तो आराम से आप एक बार में
ट्रिपल सी का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले आप सिलेबस कंप्लीट कीजिए, उसके बाद प्रैक्टिस कीजिए, एक बार में आप अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। तो सिलेबस कंप्लीट करना है, पूरी कंप्लीट स्टडी के लिए आप हमारे ज्ञान एक्सपी मोबाइल ऐप से कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही मिनिमम प्राइस में है, यहाँ से आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। आपको कोई बुक या नोट्स या PDF बाई करने की ज़रूरत नहीं है। कंप्लीट कंटेंट आपको हमारे पेड कोर्स में मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, वेरी गुड। आप में से सभी को पता है संस्कृत भाषा से रुपया शब्द लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, आधार नंबर वाला पहला रुपये ATM कार्ड किस बैंक ने लॉन्च किया? ये क्वेश्चन भी मल्टीपल टाइम ट्रिपल सी एग्जाम में रिपीट हुआ है। बैंक ऑफ इंडिया, BOI, बैंक ऑफ इंडिया ने सबसे पहले आधार नंबर वाला रुपये ATM कार्ड जारी किया था। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जिन व्यक्तियों के पास बैंक खाते नहीं हैं वे नेफ्ट सक्षम शाखा में नकदी जमा कर सकते हैं। ऐसे मामले में NEFT के माध्यम से अधिकतम कितनी राशि स्थानांतरित की जा सकती है? मान लीजिए आपके पास कोई बैंक अकाउंट नहीं है और आप PNB की किसी ब्रांच में जाते हैं और बोलते हैं कि मुझे किसी को पैसे भेजने हैं नेफ्ट के माध्यम से, तो इस केस में मैक्सिमम कितना अमाउंट भेजा जा सकता है? अगर आपका खाता नहीं है, बैंक में आपका अकाउंट नहीं है, तो इसकी एक लिमिट निर्धारित की है RBI ने, क्योंकि नेफ्ट और RTGS किसके द्वारा मैनेज किया जाता है? RBI के द्वारा। तो RBI ने इसकी लिमिट निर्धारित करके रखी है 50,000 रुपये। मैक्सिमम आप 50,000 रुपये भेज सकते हैं। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 50,000। तो ये था आज की रिवीजन क्लास का लास्ट क्वेश्चन। आप जल्दी से बताइए आज की क्लास में आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए? हमने आज 25 क्वेश्चन डिस्कस किए। कम से कम आपके 20+ क्वेश्चंस करेक्ट होने चाहिए जिनका भी आज एग्जाम में, या फिर जिनके भी 20 क्वेश्चन से कम करेक्ट हो रहे हैं उनको और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर आपका अगस्त में एग्ज़ाम है, अगर आपका सितंबर में एग्ज़ाम है, तो सितंबर का भी एग्ज़ाम डेट नहीं आया है। जैसे ही कोई सितंबर का अपडेट आएगा आप सभी के साथ हम जरूर शेयर करेंगे। आप हमारे ज्ञान एक्सपी मोबाइल ऐप के माध्यम से O लेवल ट्रिपल सी की कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। घर बैठे कंप्लीट कंटेंट अवेलेबल करा दिया गया है। इन कोर्सेज के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमारे दिए गए नंबर 8174843342 इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या फिर ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, डायरेक्ट आप इस पर टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हैं। ये कुछ ई-बुक्स हैं जो कि आपको हमारी वेबसाइट gyanexp.com पे मिल जाएंगी, तो आप यहाँ से भी अपनी तैयारी कर सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए हमने मास्टर प्रैक्टिस सेट लॉन्च किए हैं जो कि सबसे बेस्ट हैं। मास्टर प्रैक्टिस सेट 1 और 2, इनमें 1100 क्वेश्चन दिए गए हैं। अगर आप दोनों बाई करना चाहते हैं तो आपको बहुत ही मिनिमम प्राइस के साथ हमारे ज्ञान एक्सपी मोबाइल ऐप पे मिल जाएगा, या फिर आप gyanexp.com वेबसाइट से भी ले सकते हैं। इस ई बुक की खास बात है सभी क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम के पूछे गए जेन्युइन क्वेश्चंस हैं और ये काफ़ी पॉपुलर है। बहुत से बच्चों ने सिर्फ इन्हीं बुक्स के माध्यम से अपना एग्जाम क्वालिफाई किया है। तो बस इस क्लास में इतना ही। आप सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, ढेर सारी शुभकामनाएं। और अगर आपका एग्जाम, कुछ क्वेश्चंस आपको एग्जाम के याद रहते हैं तो प्लीज़ आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे जरूर सेंड कीजिएगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8174843342। और आप हमारे साथ शाम को 8 बजे हमारी ट्रिपल सी जो सोल्यूशन क्लास होती है, पेपर सोल्यूशन क्लास, प्लीज़ आप इसमें ज़रूर जुड़िए और आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे माध्यम से तैयारी कर रहे थे तो आपको हमारे वीडियो से या हमारे कोर्सेज से कितना हेल्प मिला। और अगर आपको कुछ क्वेश्चन याद रहते हैं तो आप चैट सेक्शन में भेज सकते हैं, या फिर आप हमारे किसी भी वीडियो में कमेंट करके भी भेज सकते हैं, या फिर आप हमें व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं। तो मिलते हैं शाम को 8 बजे, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।